किया। नहीं किया, किसी ने भी ट्राई नहीं किया? मैम टाइम ही नहीं मिलता मैम, कल Yes, शाम को ma'am. रिवीजन क्लास थी मैम, उसके बाद इतना सारा लोड रहता है तो मैम कल हो ही नहीं पाया। ओके, टाइम निकालना पड़ता है, ये एक्सक्यूज बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। चलो कोई ना, मैं आपको करवा देती हूँ। हमने वाउचिंग वेरिफिकेशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये नोटबुक भेजा है वाउचिंग वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर सैलरी और हम पढ़ चुके थे। वेरिफिकेशन में 3 चीजें चेक होती है। अच्छा, मैंने एक आपको होमवर्क दिया था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ना, इन्वेंट्री के लिए कहा था मैंने एक आपको, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का अगर हमको, ये किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार? अगर इन्वेंट्री का हमें चेकिंग करना है कि इन्वेंट्री जो आपने एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है एट द एंड ऑफ द ईयर वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीजें एक ऑडिटर देखता है, वो सारी चीजें हमें वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इन्वेंट्री का देखिए 3 चीजें देखनी है, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन। ठीक, तो एग्जिस्टेंस तो हम कैसे चेक करेंगे, वहां पे जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो जो मैनेजमेंट खुद टाइमली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाता है अपनी इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स हम मंगवा सकते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक ऑप्शन क्या, मैं खुद जाकर के फिजिकल वेरीफाई करवा रही हूँ, ठीक है, बाय एंटिटीज पर्सन, और या फिर मेरे ही किसी असिस्टेंट से वेरिफिकेशन करवा रही हूँ मेरे सामने। सेकंड, मैंने ऑप्शन लिया कि मेरे को मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की, या फिर मेरी इच्छा हो भी रही है तो फिजिकल वेरीफाई किया मैंने, बट साथ में ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैनेजमेंट ने खुद ने अपने एंटिटी के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए थे इन्वेंट्रीज के, उनका रिपोर्ट मंगवा करके भी मैं चेक कर सकती हूँ। रिपोर्ट मंगवा के क्या चेक करूँगी कि अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ योर कंपनी आप जो इंटरवल्स डिसाइड किए हैं कि 1 महीने में हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए इन्वेंट्री का या 4 महीने में होना चाहिए, वो करेक्टली डन है या नहीं है। उन्हीं टाइम्स के अकॉर्डिंग, वो टाइम्स इंटरनल कंट्रोल्स में जो डिफाइंड थे उसी इंटरवल्स के अकॉर्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपरली फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं ये चेक करूंगी उस रिपोर्ट के अंदर कि जो बंदा स्टोर संभालता है, ठीक है, क्या वही बंदा फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए फॉर कंट्रोल पर्पस? आप बताइए, जो बंदा स्टोर संभाल रहा है क्या उसी को अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने की ड्यूटी दूं तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे? यस मैम, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे ना। वो इजीली जितना भी उसने गुड्स निकाला होगा पर्सनल पर्पस के लिए वो स्टोर लेजर में लिख करके इक्वल कर लेगा क्लोजिंग स्टॉक को, और कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स पर्पस से आपने क्या स्टोर लेजर पर्सन और जो इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए पर्सन है वो दोनों बंदे अलग अलग है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए ही मैंने एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर मेरे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वेरीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुड्स इस टाइप का है कि मैं उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकती, इन दैट केस मैं क्या लूँगी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। सबको बताया हुआ है क्या होता है, ठीक है, इन दैट केस मैं मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लूँगी कि आपने जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपने डिटरमाइन किया है वही हम सही मान करके क्या कर रहे हैं,
चल रहे हैं और उसी को एज इट इज अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो एग्जिस्टेंस के 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, खुद वेरीफाई कर लो। खुद वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो मैनेजमेंट ने जो ड्यूरिंग द ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन किए हैं उनकी रिपोर्ट्स मंगवा लो, चेक करो उनको इंटरवल्स प्रॉपर है या नहीं है, स्टोर एज अ पर्सन, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पर्सन अपॉइंटेड है वो सेम नहीं होने चाहिए। देन थर्ड, हम अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करें तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये चेक करेंगे, जैसे हमने गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या होता है, रियल में गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल एक बार समझा देती हूँ मैं आप लोगों को होता क्या है। जैसे मेरे पास में साड़ीज का काम है ना, आप मेरे रेगुलर कस्टमर है, आप मेरे यहाँ पे आए, आपको परचेज केवल 2 साड़ी करनी है बट आपको पसंद 5 साड़ी आ रही है। ठीक है, आपने मुझे कहा कि मैं एक बार मम्मी को दिखा करके लेकर के आते हैं आपके पास में, 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है ले जाओ, 5 साड़ी जो आप लेकर के गए उसका रियल एक्चुअल अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए कि मैं उसे सेल नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे क्या पता कौन सी 2 साड़ी आप रखने वाले हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे एक मेमोरेंडम बुक के अंदर आपके नाम के साथ साड़ी का जो भी साड़ी है उसका कोई भी कोड है तो वो कोडिंग डाल लूंगी, उसका प्राइस लिख लूंगी। ठीक है, और आप कब मुझे ये रिटर्न करेंगे ये डेट लिख लूंगी। ये सारी चीजें मेरे पास में एक मेमोरेंडम बुक में लिखी जाती है। इसके अलावा जब हमने ऐसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल किया है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती है। ठीक है, बट हो सकता है कि अकाउंटेंट को इतना नॉलेज ना हो और उसने इस गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल को रियल में सेल्स मान लिया है। जब रियल में सेल मान लिया तो उसने क्या किया, डेटर्स इंक्रीज कर दिए और स्टॉक को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो इन दैट केस ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है वो आपने कहीं सेल्स में इंक्लूड तो नहीं कर रखा है, कहीं आपने क्लोजिंग स्टॉक से उसे हटा तो नहीं दिया है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो ऑडिटर को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करवानी होती है, दैट इज आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टॉक को रिड्यूस करना है और सेल्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसे प्रॉफिट मान लिया, सेल्स हमेशा मार्केट प्राइस पे रहती है, तो हमने उसे प्रॉफिट मान लिया तो हम उसे भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं P&L को डेबिट करके। तो इस तरीके से आप लोगों का जर्नल एंट्री बनता है। हमको कोई जर्नल एंट्री या इतना सारा ट्रीटमेंट नहीं दिखा करके आना है, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि ऑडिटर को चेक करना है कि जो स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी है ना, यानी कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में जो आपने स्टॉक पढ़ा है वो स्टॉक भी मेरा ही स्टॉक है, जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है वो स्टॉक भी मेरा ही स्टॉक है, तो उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ वो आपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया या नहीं किया। गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि ये भी क्या है, एक इन्वेंट्री है, गुड्स इन ट्रांजिट अकॉर्डिंगली आपने अकाउंट फॉर किया या नहीं किया, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। तो स्टॉक के बारे में आपको दिमाग लगाना है कि आपने अकाउंट्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, वो हर एक चीज हमें यहाँ पे लिख देनी है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, सबको पता है, लीफो फीफो वेटेड एवरेज पढ़ा होगा ऐसा, है ना। तो लीफो फीफो वेटेड एवरेज, यस मैम, गुड्स इन ट्रांजिट का अपन कैसे, मतलब ऑडिटर कैसे पता लगाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट लाइक आपके यहाँ से गुड्स कब रवाना हुआ, 31 मार्च को ही रवाना हुआ है और वो जाना था अहमदाबाद, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट रहेगा ना आपका। तो उसका ट्रीटमेंट आपने कैसे किया है, लाइक अगर ओनरशिप इस तरीके से थी कि ओनरशिप हमारे यहाँ से गुड्स ट्रांसफर होती ही सामने वाले को
चला जाता है वो गुड्स, है ना, रिस्क उसकी सामने वाले की हो जाती है, ओनरशिप सामने वाले की हो जाती है, तब तो हम उसे सेल्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा है कि हमने सिर्फ उसे गुड्स को बाहर निकाल के रखा है, स्पेसिफिक गुड्स बना लिया हमने उसको, अभी तक हमने उसका डिलीवरी नहीं दिया है, अभी तक हमने उसका डिलीवरी नहीं दिया है, ठीक है, बट वो रेडी टू डिस्पैच है, सिर्फ हमें उसे हैंडओवर करना है ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। तो हम उसे सेल्स माने नहीं माने, कब मानेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है सारा, कि किस तरीके से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उस तरीके से ऑडिटर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स देखता है और चेक करता है कि वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए या आपकी सेल्स के अंदर होना चाहिए। यस मैम। नॉर्मली ये गुड्स इन ट्रांजिट वाली चीज, स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, ये सब कट ऑफ डेट की चीजें चेक होती है ना। कट ऑफ डेट मतलब क्योंकि 31 मार्च का ही हमें सारी चीजें इन डेप्थली चेक करनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ हुआ होगा तो वो ऑब्वियसली वापस से आ गया होगा, सेल में करेक्शन हो चुका होगा, हर एक चीज हो गई होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो होती है वो हमें नॉर्मली कब चेक करनी होती है, कट ऑफ डेट्स पे अच्छे से चेक करनी होती है। नाउ वैल्यूएशन, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, है ना, कि मेरे यहाँ पे जो गुड्स दिखा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स अपन ने पढ़े अकाउंट्स के अंदर सारे लिख लिए। अब आते हैं हम वैल्यूएशन के ऊपर। तो वैल्यूएशन से रिलेटेड बात करें तो हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज है हमारे पास में, कि आपको स्टॉक का वैल्यूएशन या तो आप फीफो बेसिस पे कर सकते हो, लीफो पे कर सकते हो, वेटेड एवरेज पे कर सकते हो, सिंपल एवरेज पे कर सकते हो। तो आपकी कंपनी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती है, क्या उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया है वो करेक्टली डन है या नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यूरिंग द ईयर आपने चेंज तो नहीं किया है, अगर चेंज कर रहे हो तो वही 3 चीजें में से कोई एक चीज कंप्लाई हो रही है तो ही चेंज कर सकते हो। लाइक 3 चीजें कौन कौन सी बताई थी, लॉ रिक्वायर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है, या फिर इसको चेंज करने से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस ज्यादा परफेक्टली बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है वैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है। यस मैम। क्या होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट? मैम नेगेटिव अप्रोच लेके चलना, कि जो है ना, इनकम को तो रिकॉर्ड नहीं करना और एक्सपेंसेस को पहले बुक कर लेना। कंजर्वेटिव में अप्रोच लेकर चलना कि लाइक जो फ्यूचर इनकम्स होने वाली है, फ्यूचर प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, उन फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट जो फ्यूचर लॉसेस होने वाले हैं उन्हें हमें आज ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कॉस्ट और एनआरवी। इसी क्लोजिंग स्टॉक को हम किस पे डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट आ रहा है 100 रुपए, बट फ्यूचर में अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाती हूँ और मुझे उसके केवल 90 रुपए ही मिलेंगे, तो मुझे फ्यूचर में होने वाला है लॉस 10 रुपए। बट मुझे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना है अभी क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि फ्यूचर में लॉसेस को आपको करंटली ही रिकॉर्ड कर लेना है, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को 90 रुपीज पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक वैल्यूएशन का पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑडिटर क्या चेक करेगा वैल्यूएशन से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किया है वो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन से रिलेटेड। इसके अलावा आपने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर पढ़ा है? यस मैम, मटेरियल पढ़ा। एबीसी एनालिसिस पढ़ा है उसके अंदर?
एबीसी एनालिसिस पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? नो मैम। एबीसी एनालिसिस नहीं पढ़ा, चलो ठीक है। मैम पढ़ा है मैम पढ़ा है हमने। बट अभी याद नहीं है, मैं मैम बताती। मैम ए में शायद ये होता था कि मतलब डिफरेंस आउटपुट और उसमें ज्यादा होता है, बी में थोड़ा कम होता है, लेकिन सी में इतना ज्यादा नहीं थोड़ा होता ज्यादा ही होता है। पूछा है कि इसकी एबीसी होता तो ए में आपको ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, लाइक बी में मॉडरेट एंड सी में बहुत ही कम कंट्रोल की कम रिक्वायरमेंट। कंट्रोल रखना। यस सर, ऐसा यस मैम ऐसा कुछ था है ना। एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि ऑडिटर को एक और का क्या काम करना है, इन्वेंट्री की सेफगार्डिंग चेक करनी है, ठीक है। इन्वेंट्री के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं। तो ऑडिटर क्या चेक करता है, एबीसी एनालिसिस अगर आपकी एंटरप्राइज के अंदर एप्लीकेबल होता है तो दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, जैसे सीसी कैमरा लगा देना, स्टोर लेजर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें चेक करना, ये सब ऑडिटर का काम है। तो उसी में से एक और काम है इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए एबीसी एनालिसिस चेक करना। क्या आपके यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को एबीसी सिस्टम के अंदर सेग्रीगेट किया या नहीं किया? जरूरी नहीं है हर एंटरप्राइज के अंदर ये टेक्निक एप्लीकेबल हो, क्योंकि ये केवल वहीं पे होती है जहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो हमें ये टेक्निक कहता है कि ए के अंदर हम उन इन्वेंट्रीज को रखते हैं जिनका वैल्यू तो बहुत ज्यादा हाई होता है बट उनका क्वांटिटी लो होता है। जैसे डायमंड्स, एक सिंगल डायमंड भी आपका लैक्स ऑफ रुपीस के अंदर रहता है बट क्वांटिटी कितनी होगी, सिंगल वन क्वांटिटी होगी। तो उनके चोरी होने के चांसेस या उनके यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगी। जब रिस्क बहुत ज्यादा हाई है तो आपको कंट्रोल्स भी क्या रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हाई रखने पड़ेंगे। तो इस क्या आपने आपके इन्वेंट्री को इस तरीके से सेग्रीगेट किया है क्या कि आप अच्छे से उनके ऊपर कंट्रोल रख पाए या नहीं रख रहे हैं, ये चेकिंग भी क्या करेगा, ऑडिटर करेगा। बी के अंदर जिनका वैल्यू एंड क्वांटिटी नॉर्मल रेंज का होता है और सी के अंदर जिनका वैल्यू बहुत लो होता है बट क्वांटिटी बहुत हाई होती है, जैसे स्पेयर्स हो गए, है ना। तो इनके लिए इंटरनल कंट्रोल्स इतना ज्यादा हाईली मेंटेन रखने का नीड नहीं होता है और ऑडिटर इनका नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करता है, ठीक है। एक ये टेक्निक हो गई। ऑडिटर को चेक करना है ठीक है। ऑडिटर को चेक करना है प्रॉपर स्टोर लेजर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टोर लेजर मेंटेन होगा तभी हम क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी डिटरमाइन कर पाएंगे। तो कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई है इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, क्लियर सबको? मैम एक बार मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर बता। हाँ मैम ये समझ नहीं आ रहा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें होती है जिनका ऑडिटर खुद से वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, आप क्या मेडिसिन्स का क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर सकते हैं खुद से? तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम मेडिसिन की इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को वेरीफाई करें। किसी का किराना स्टोर है तो किराना स्टोर में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम चॉकलेट्स की भी काउंटिंग करें, हम जो गेहूं चावल जो भी पड़ा है उनका सबका किलो कितना केजी पड़ा है वो सारी चीज़ वेरीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी किसी भी एंटिटी का कोई ऐसा काम है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑडिटर वेरीफाई करे खुद से या आपके किसी असिस्टेंट को खड़ा करके उससे काउंट करवा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ पे मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेते हैं, यानी मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेते हैं कि एज ऑन 31 मार्च आपके पास में किस चीज़ का कितना क्लोजिंग स्टॉक
था और ये क्लोजिंग स्टॉक हमने वेरीफाई नहीं किया है, ये अकॉर्डिंग टू यू है और इसे ही हम करेक्ट मान रहे हैं। ये ले लेते हैं हम एक लेटर और उस लेटर को कहते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके, ये मैंने आप लोगों को मिनिमम 10 टाइम्स समझा दिया है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब जब भी इसका नाम आएगा फ्यूचर में मैं वापस नहीं समझाऊंगी, आप इसे कहीं पे नोट कर लीजिए। मैम यस मैम, जैसे इसमें अपन 3 फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन। इसमें एग्जिस्टेंस के पॉइंट ठीक है, वैल्यूएशन मैम इसमें इन पॉइंट्स में से ओनरशिप के लिए कौन सा पॉइंट है? ओनरशिप के लिए आपका जो स्टॉक लाइन विद कंसाइनी है, इसका ओनरशिप हमारे पास ही होता है, इसलिए ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इन्वॉल्व होगा। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल, इसका भी हमारे पास ही ओनरशिप होता है, इसलिए ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके मैम, है ना? ओके, नाउ चैट बॉक्स एबीसी वापस बता दो। ठीक है, एबीसी वापस बता देती हूँ। ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करनी होती है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स यानी कि इन्वेंट्री के ऊपर आप कौन से सेफ्टी मेजर्स लगा रहे हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल लिया है मैंने। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट सिंगल मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, लाइक एबीसी एनालिसिस, जो आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री को कोई भी एंटरप्राइज 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकती है। कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज होती है जिनका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे डायमंड है। एक सिंगल डायमंड भी आपका लैक्स ऑफ रुपीज़ में आता है, 50,000 40,000, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डायमंड वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स के अंदर होता है, बट उसका क्वांटिटी लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चोरी होने का, लाइक गोल्ड है तो वो भी हाई क्वांटिटी का होता है, बट उसका ग्राम्स बहुत हाई वैल्यू का होता है, बट उसका ग्राम्स लोअर होता है। तो वहाँ पे आपका थेफ्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, रिस्क क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि आपने अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपने यहाँ पे एबीसी एनालिसिस का सिस्टम रखा या नहीं रखा। उनके लिए जो ऐसी चीज़ें डायमंड्स है, गोल्ड है, उनके लिए इंटरनल कंट्रोल्स हाईली लेवल के होने चाहिए और उनका ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत लो है तो आप इजीली फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसी टाइप से सी का लेते हैं पहले। सी में कौन सी चीज़ें आएंगी जिनका वैल्यू एकदम लो होगा, जैसे 1 रुपये में भी वो आ जाती है चीज़, 10 रुपये में 50 चीज़ें आ जाती है कोई, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू बहुत लो है बट क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है और उनके ऊपर एक्सेस इंटरनल कंट्रोल्स लगाना भी मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे छोटे मोटे स्पेयर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर मशीनरीज के अंदर यूज में आने वाले नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे चॉकलेट्स का आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, और चॉकलेट 1 रुपए की एक चॉकलेट है, तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा हाईली इंटरनल कंट्रोल लगाने का नीड नहीं होता है। एंड बी के अंदर कौन सी आ जाती है, ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यू और क्वांटिटी दोनों मिडल रेंज का होता है। वहाँ पे ऑडिटर अकॉर्डिंग टू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो उसने डिसाइड किया है इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से खुद डिसाइड करता है कि उसे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरा इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन। फिक्स्ड एसेट्स का वेरिफिकेशन हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। आप लोग यहाँ से सारे पॉइंट्स एक बार वापस से रीड कर सकते हैं। मैम, यस मैम इसमें वो एक बार ये वाली एंट्री बता दो जो रिवैल्यूएशन के बाद में, ये डिवैल्यूएशन वाला पॉइंट। और मैम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने लिखे वो कैसे याद करें? वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा। AS 26 किसका होता है? AS मैम डेप्रिसिएशन वाले तो पता है, अभी हमें वो वाले पढ़ाए भी नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे जब धीरे धीरे लर्न हो जाएगी, है ना, कि उसके अंदर क्या पॉइंट्स है और क्या नहीं है। आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्सेज के अंदर होंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे वो तो।
ठीक है। ओके मैम। वरना इसके अंदर तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहे, 4, AS28, AS26, AS12, AS19 और एक 5th है AS10। ठीक है, तो ये आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि फिक्स एसेट्स का Okay, ma'am. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, इसके अंदर कल मैंने ये पॉइंट आप लोगों को नहीं बताया था, जो मैंने यहाँ पे नया लिखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या होता है, टाइमली एक पॉइंट होता है कि हमें हमेशा एसेट्स का वैल्यूएशन करते रहना चाहिए, है ना। ठीक है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस करते रहना है, बट आपको हर साल अपने फिक्स एसेट्स का एक बार वैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि जो वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप शो कर रहे हैं, क्या वो करेक्टली है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई भी छोटी कंपनीज, मिडिल साइज्ड फर्म्स कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। जो बहुत बिग साइज्ड कंपनीज होती है, केवल वही रिवैल्यूएशन करती है। ठीक है, तो ये होता है कि जब भी आपका, जैसे आज की डेट में आपका WDV चल रहा है 5,000 रुपए, ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन किया किसी भी असेट का और उसका रियल वैल्यू जो है वो आ रहा है 15,000 रुपए। आपकी बुक्स में चल रहा है 5,000 रुपए, बट हम जब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशंस, तो उसका वैल्यू आ रहा है 15,000 रुपए। ठीक है, अब हमें कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन आपको करेक्टली दिखानी है। करेक्टली दिखानी है तो हमें हमारी एसेट को 5,000 से कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 15,000 पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स को डेबिट कर देते हैं। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। नाउ ये जो 10,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया है ना, ये रियल में कैश में हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है। ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट केवल एक रिजर्व टाइप में हो गया, जो हमें रियल में रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, अपवर्ड मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से ज्यादा का वैल्यूएशन हो रहा है, हम उसे गाइडेंस नोट इशूड है फिक्स एसेट्स के ऊपर, रिवैल्यूएशन के ऊपर, कि आपको उसको, क्योंकि ना तो ये कैश में रिसीव हो रहा है, ना ही आपके किसी और चीज पे डबल इफेक्ट आ रहे हैं, ड्यूअल इफेक्ट किसी पे नहीं आ रहा है इसका। तो ये क्या हो गया, एक तरह से सीक्रेट प्रॉफिट हो गया आपकी कंपनी का। और इस सीक्रेट प्रॉफिट को आपको कौन से रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है, आप इसे ना तो P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसे ना ही अनदर कैपिटल रिजर्व या कैपिटल के अंदर डायरेक्टली ले जाके ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको इसे रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम से एक अकाउंट ओपन करके वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने रुपए से इंक्रीज करना है, 10,000 से, तो इसके सामने आप अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज। नाउ रिवर्स केस। रिवर्स क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, हमारी एसेट शो हो रही है 20,000 पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट हमने उसका वैल्यूएशन किया तो उसका डीवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, हमका उसका आ रहा है 10,000 रुपए ही हमारा वैल्यूएशन आ रहा है। तो हमें फिक्स एसेट्स को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो अब हमें यहाँ पे गाइडेंस नोट 2 ऑप्शंस देता है। क्या ऑप्शन देता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में ये रहता है कि अगर ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कभी भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ही इस पर्टिकुलर एसेट का कौन सा रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो आपको ये जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 रुपए, क्योंकि 20,000 से रियल वैल्यू कितने पे आ गई, 10,000 पे, तो ये जो डिफरेंस है 10,000 रुपए का, ये डायरेक्टली आपको कहाँ से चार्ज करना है, P&L से। आपको इसे क्या मानना पड़ेगा, लॉस मानना पड़ेगा। तो क्या एंट्री कर दी हमने, P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओके, देन अगर मान लो फ्यूचर के पास्ट के अंदर
अगर मान लो पास्ट के अंदर इस पर्टिकुलर असेट का पहले कभी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रखा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रखा है, तो मैंने डिफरेंस अमाउंट कौन से रिजर्व के अंदर डाला था? रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। अब इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, तो मुझे पैसा भी कहाँ से बाहर निकालना चाहिए? मुझे लॉस कौन से रिजर्व से सेट ऑफ करना चाहिए? रीवैल्यूएशन रिजर्व से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट से किया रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। समझ में आया? यस मैम। है ना? अगर हम फटाफट से बताएंगे, आप लोग रिप्लाई करेंगे। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो कौन से रिजर्व के अंदर पैसा जाता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है बट फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हो रहा है तो पीएनएल से, और अगर पहले कभी अपवर्ड हो रखा है तो अपवर्ड को कम कर देंगे, डाउनवर्ड वैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, है ना? पीएनएल और से नहीं, ऑप्शन नहीं है कि पीएनएल और दोनों से कर सकते हो। आपको पहले कंपल्सरीली रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप पीएनएल क्या स्पेसिफिक रिजर्व वाइज लेना। हाँ, स्पेसिफिक रिजर्व है ये आपका। मैम यस, इम्पेयरमेंट एक बार बता दीजिए, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स और इन दोनों में फर्क क्या होता है इसमें? और देखिए, इम्पेयरमेंट के अंदर आपका बहुत बड़ा एएस है, इसको इतना ज़्यादा इन डेप्थ मत जाओ। दोनों में डिफरेंस होता है। वहाँ पे एनआरवी से कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पे अलग अलग क्लासेस के हिसाब से होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल असेट के हिसाब से होता है। इम्पेयरमेंट आप फाइनल लेवल पे आओगे तब शायद आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट दिया है आपको, इसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी नहीं है, बट हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे इंक्रीज हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि AS 28 सिर्फ इतना डाल के आ जाना कि इम्पेयरमेंट ऑफ असेट भी ऑडिटर को चेक करना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। इससे रिलेटेड चीज़ें हमें लिख करके आने की ज़रूरत नहीं है। AS 26 भी आपको अगर पढ़ लिया हो, उससे बातें रिलेटेड एक दो चीज़ें याद आ गई तो आप लोग लिख के आ जाना। अदरवाइज सिर्फ इतना ही बहुत है कि इंटैंजिबल असेट्स अगर कोई है तो वो AS 26 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वैल्यूएशन कैसे होता है, कितना क्या होता है, हर एक चीज अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगी तो वो अधूरी समझ में आएगी आपको, है ना? फिर कल को आप उसका रियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि मैम ने तो हमें अधूरा बताया था, गलत बता दिया था। क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े AS मैं आपको अभी बताऊं, है ना? तो अभी सिर्फ आपको मैंने ये पॉइंट्स दिए हैं। रियल में जब आपके अकाउंट्स के अंदर ये स्टैंडर्ड्स आए तब आप इनके ऊपर फोकस करना। ओके मैम, ठीक है? मैम लीज और रेंट में एक बार फर्क बता दो। ये बता देती हूँ। पेमेंट में रेंट क्या होता है? नॉर्मली आपने लिया 1 साल का और उसको पे कर दिया, है ना? लीज जस्ट लाइक रेंट होता है, बट यहाँ पे आप जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड होता है आप लोगों का, है ना? अलग अलग टाइप का लीज होता है। कोई लीज होता है फाइनेंस लीज। इसमें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि फाइनेंस लीज मतलब हम जितना असेट का लाइफ है ऑलमोस्ट उतने टाइम के लिए ही उस असेट को रेंट पे ले लेते हैं। तो उसको रेंट पे नॉर्मली लेना नहीं बोल करके हम उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज बोलते हैं। हमारे पास आज पैसा नहीं है, मैं वो पर्टिकुलर असेट परचेज नहीं कर सकती, तो मैंने आपसे वो असेट आपने परचेज किया और परचेज करके आपने मुझे दे दिया और मैं उसके आपको क्या पे करती हूँ? लीज रेंटल्स पे करती हूँ। रेंट प्लस इंटरेस्ट, दो चीजें मैं आपको पेमेंट करूंगी, उसे कहते हैं फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज का क्या मतलब होता है कि जैसे उसका लाइफ था 10 साल, फाइनेंस लीज में तो ऑलमोस्ट मैंने 8 साल 9 साल 7 साल आपसे इतना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो चीज ले ली। ऑपरेटिंग लीज के अंदर मैं उसको थोड़े कम टाइम के लिए लेती हूँ, 3 साल 2 साल 5 साल इतने टाइम के लिए। लेस देन 50% टाइम पीरियड के लिए ले लिया मैंने तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, है ना? और इसके अंदर मैं सिर्फ आपको रेंटल्स पे करती हूँ।
क्योंकि आपने वो असेट मेरे लिए परचेज नहीं करी है, आपके पास ऑलरेडी असेट पड़ा था, सिर्फ आपने मुझे रेंट पर दे दिया और हमने एक एग्रीमेंट बना लिया कि मैं इसको 4 साल बाद में आपको वापस से रिटर्न कर दूंगी। तो हम सिर्फ आपको क्या पेमेंट करते हैं, रेंटल्स का पेमेंट करते हैं। और अगर हम खुद ही बोल रहे हैं कि आप ये असेट परचेज करके मुझे दे देना, इसका लाइफ है 10 साल और मैं आपको 8-9 साल यूज करके आपको रिटर्न कर दूंगी, तो उसे कहते हैं फाइनेंस लीज, है ना। और हो सकता है पूरे 10 साल ही मैं यूज लूं, तो उसे कहते हैं फाइनेंस लीज। ओके मैम आपने एग्जिस्टेंस में फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा क्या क्या नाम बोले थे? किसके अंदर? फिक्स एसेट्स के लिए? वो एग्जिस्टेंस ओनरशिप वाला पॉइंट पूछ नहीं, मतलब फिक्स एसेट्स के लिए पूछ रहे हो, इन्वेंट्री के लिए पूछ रहे हो? एक बार रीजॉइन कर लो। दोनों के लिए। दोनों के लिए, ओके।